रेफरेंस हमेशा ओरिजिन होगा वहां पे, तो बस ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब इसी हिसाब से एक और टाइप का वेक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने दो पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं, दो पॉइंट्स लिए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो वेक्टर होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो उसके नाम से शो हो रहा है ये क्या चीज, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप वहीं से लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास दो पॉइंट होंगे, सपोज ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, और सपोज हम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन सपोज ये वाली है। तो अगर डायरेक्शन ये वाली है तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर डायरेक्शन आगे की तरफ जा रही है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज मैं डी वेक्टर बोल देता हूं इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमेशा ये याद रखना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं एरो को उल्टा कर दूं तो वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल उस केस में ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए का पोजीशन वेक्टर है ये और बी का पोजीशन वेक्टर है ये, तो इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं पोजीशन वेक्टर को, और इसको बी वेक्टर बोल देते हैं। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। एंड डी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी के लिए। आप बी टू ए के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, वो बस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेस है एक्स वाई जेड। सपोज इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। कुछ भी हो सकता है, हमने रैंडम अपनी तरफ से गैस कर लिया, ये सपोज कर लिया हमने कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। तो अब निकालते हैं यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहाँ पे डी वेक्टर, और उसका फॉर्मूला आपने देख लिया है। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर, ए से बी तक जा रहे हैं तो, और बी ए वेक्टर का फॉर्मूला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर विद रेफरेंस टू ए वेक्टर। तो डी वेक्टर यहां से आ जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले लगाया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की, तो हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। और ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। ये मैथ्स में हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ये होता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अगर दो पॉइंट है आपके पास तो उन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अगर तीसरा दिया तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये वेक्टर का पूरा कंसेप्ट है। तो ऑब्वियसली हमारा सारा जो मेन टॉपिक था, सारा थियरी और डेरिवेशन वाला टॉपिक था वेक्टर चैप्टर का, वो सारा इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम थोड़े बहुत और क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, पीछे से दोबारा पूरा लेक्चर जो हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन जो मैंने वेक्टर्स के कराए थे वो दोबारा से एक रफ में दोबारा क्वेश्चन अपने आप पूरा सॉल्व करके देखो। तो पहला होमवर्क आपका यही है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं बिना देखे आप उनको दोबारा सॉल्व करके देखो रफ में, और चेक करो आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं कितने नहीं हो पा रहे हैं। आपसे अगर 60-70% क्वेश्चन भी हो पाते हैं तो उसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आया है। फिर जो बचेंगे 30-40% आपको उस पर मेहनत करनी होगी, और फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज लगानी है और डीपीपी करनी है। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं।
ओके, सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ एंड 6 मीटर अपवर्ड्स, 6 मीटर अपवर्ड्स। एक कॉमन, एक मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं इसके से रिलेटेड। मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस का मतलब डायरेक्शंस है बेसिकली, जो डायरेक्शंस या डायमेंशंस होती हैं वो तीन होती हैं, है ना। मैंने आपको उनका नाम बताया, एक्स वाई जेड बोलते हैं स्पेस में। लेकिन जब आप जनरली किसी आदमी से पूछोगे कितनी डायरेक्शन होती हैं, वो आपको 4 डायरेक्शन बताते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 डायरेक्शन बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका फंडा क्या है फिर? यहाँ पे 4 डायरेक्शन क्यों आ रही हैं? हम तो 3 डायरेक्शन बोलते हैं, इनमें क्या चक्कर है ये ऐसा? तो एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। कॉमन लैंग्वेज में जो हम बताते हैं कई चीजें, वो साइंटिफिकली सही नहीं होती। तो ये सिर्फ 4 डायरेक्शन जो है, ये एक्चुअली 2 डायरेक्शन हैं, ये 4 डायरेक्शन नहीं है। पहली बात तो ये 4 हमने नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो अगर आप उनकी लाइंस को देखोगे तो सिर्फ 2 लाइंस बनती हैं। एक नॉर्थ साउथ वाली लाइन होती है, एक ईस्ट वेस्ट वाली लाइन होती है। तो सेम लाइन है, तो एक लाइन हमारे पास, यानी एक डायरेक्शन हुई, उसमें आप फॉरवर्ड जा सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो। तो इसलिए हमने 2 नाम दे दिए उसे, ईस्ट और वेस्ट, लेकिन उसके एक ही डायरेक्शन है, वो एक ही लाइन है वहां पे, ठीक है। तो वो एक लाइन हो गई, तो सपोज उसको एक्स बोल दो, ठीक है। और दूसरा है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ भी एक ही लाइन है, आप ऊपर या नीचे जा सकते हो, लेकिन वो एक ही लाइन है, ठीक है। तो वो होगी हमारे पास सपोज वाई लाइन, ठीक है। तो जेड वाली लाइन कौन सी है? जो बाकी एक लाइन बचेगी, तीसरी लाइन बचेगी। और आप अगर ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो 2 डायरेक्शन और बचनी चाहिए, टोटल 6 डायरेक्शन होनी चाहिए। 6 डायरेक्शन 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, तो बेसिकली 3 डायरेक्शन होंगी। हम नाम 6 रख दिए उसके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कंटेन करके। तो वो बाकी जो 2 डायरेक्शन बची हुई हैं, या एक सिंगल लाइन बची हुई, वो कौन सी है? तो वो है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, हम डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो जो प्लेन वाली डायमेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, हम अप एंड डाउन की बात नहीं करते। नॉर्थ साउथ एक डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट एक डायरेक्शन है, और एक अप एंड डाउन डायरेक्शन है। तो टोटल हमारे पास 3 एक्सेस ये हो जाती हैं, एक्स वाई जेड। तो यहां से ये 3 डायमेंशन का फंडा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 3 डायमेंशन में ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, 12 मीटर ईस्ट में गया, 5 मीटर नॉर्थ में गया, 6 मीटर अपवर्ड्स गया। सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट इज, सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स इज, ठीक है। तो क्या होगा, हमें निकालना, सम निकालना है, यानी एडिशन करना है। तो ठीक है, तो सपोज हम ईस्ट वेस्ट वाली लाइन को मान लेते हैं, ईस्ट वेस्ट वाली जो लाइन है इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, यानी आई कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस। और जो नॉर्थ साउथ वाला है, नॉर्थ साउथ वाला इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, यानी जे कैप। और जो अप डाउन वाला है, अप डाउन वाला इसको मान लेते हैं के कैप, यानी जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास तीनों डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तीनों डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। और हम पॉजिटिव नेगेटिव हमें और अज्यूम करना होगा। तो सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ईस्ट पॉजिटिव है, वेस्ट सॉरी ईस्ट पॉजिटिव है, वेस्ट नेगेटिव है, नॉर्थ पॉजिटिव है, साउथ नेगेटिव है। एक पॉजिटिव मानोगे दूसरा उल्टा नेगेटिव हो जाएगा उसका, और अप पॉजिटिव है, डाउन नेगेटिव है, ठीक है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आई डायरेक्शन में कितना होगा? 12 मीटर। और ये ईस्ट है तो प्लस आएगा, तो 12 आई कैप, ठीक है। प्लस अब दूसरा है, अब नॉर्थ, नॉर्थ पॉजिटिव माना है, तो नॉर्थ में है 5, और ये हो गया जी कैप, प्लस ऐसी ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव होगा, और कितना है 6, तो 6 के कैप मीटर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर काइंड ऑफ हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इजी है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा 144 प्लस 25 प्लस 36। इसे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया कि उसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। वो सपोज ईस्ट में इधर गया कुछ डिस्टेंस, फिर वो नॉर्थ में गया कुछ डिस्टेंस, फिर वो ऊपर बाहर की तरफ आया, यानी ऊपर की तरफ गया कुछ डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो ये आ गया, ठीक है। यहां से वो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको नोट कर लो और अपने आप ट्राई करके देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ
p vector dot q vector is equals to pq, then angle between p vector and q vector is, ये हमें बताना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, p वेक्टर डॉट q वेक्टर का फॉर्मूला होगा pq cos थीटा। ठीक है, और p वेक्टर डॉट q वेक्टर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में pq के बराबर, तो ये pq से pq कैंसिल, cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 1, और cos में 1 वैल्यू होती है 0 की, तो ये आ गया 0 डिग्री। आंसर इसका, दोनों का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर pq के बराबर आएगा, या बोल सकते हो पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो pq के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p वेक्टर और q वेक्टर, दो वेक्टर्स फिर से हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। p वेक्टर एंड q वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, एंड दीज आर 2b2 यानी 2i कैप bj कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और दूसरा है ijk यानी i प्लस j प्लस k कैप, एंड वी आर टोल्ड दैट these vectors are parallel, these vectors are parallel, then b is equals to what, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पैरेलल की कंडीशंस क्या होती हैं, पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 है, एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, एक तो चीज वो है आपको याद रखनी है। दूसरा एक सिंपल ट्रिक है इसकी, सिंपल ट्रिक क्या है, मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बता दिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो यूज करना है यहाँ पे। तो पैरेलल वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर सपोज बी एंड ए दो वेक्टर्स आर पैरेलल, देन एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है, बी वेक्टर इक्वल्स टू एन ए वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल्स टू एन ए वेक्टर, ये आना चाहिए, और n यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है, कोई स्केलर नंबर है ये। ठीक है, तो ये आना चाहिए, तो अब करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे b और k, इसकी जगह हमने ले लिया p एंड q, तो p वेक्टर इक्वल्स टू होना चाहिए n, या n p वेक्टर इक्वल्स टू होना चाहिए q वेक्टर, कैसे भी ले लो आपकी मर्जी, n को इधर भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं, इसे चेक कर दो, p वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, 2i कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और q वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो स्केलर नंबर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 2 सब में 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये सब सेम हो जाएंगे, ये 2i कैप 2k कैप 2k कैप। तो ऐसे ही सेम करने के लिए आपको b की जगह क्या रखना पड़ेगा, b की जगह हम रखना पड़ेगा 2, तो दोनों सेम आ जाएंगे, यानी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से 2 होनी चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, एक कॉमन स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई होता रहता है, या डिवाइड हो जाता है, बस वो फर्क होता है, बाकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करके आप बता सकते हो कि b की भी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ओके, ये पैरेलल वेक्टर्स का क्वेश्चन हो गया। एक मैंने आपको परपेंडिकुलर वेक्टर का भी क्वेश्चन कराया था, उसको भी आप चेक करना, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज